नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्यारे मित्रों, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से जियोग्राफी से संबंधित एक बेहतरीन टॉपिक्स लेकर आया हूं। जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैं आज आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूं, ला नीनो और एल नीनो क्या है। ला नीनो और एल नीनो क्या है, इसका मतलब है कि जल धारा से संबंधित आपको आज का ये हमारा टॉपिक्स होगा, जल धाराओं से संबंधित होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग सेशन को देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन है बहुत ही पसंद आने वाला है। प्यारे साथियों, आप लोग देखिएगा और आप लोगों को बहुत ही मनोरंजन आएगा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर प्यारे मित्रों हम जल धाराओं की बात करें तो प्यारे मित्रों, महासागरों में, जी हाँ, महासागरों में तीन प्रकार की गति पाई जाती है। कितने प्रकार की गति पाई जाती है? तो प्यारे मित्रों, तीन प्रकार की गति पाई जाती है। तीन प्रकार की गति पाई जाती है। ये कौन कौन सी गति होती है जो तीन प्रकार की होती है? तो प्यारे मित्रों, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि महासागरों में तीन प्रकार की गति पाई जाती है और वो गति क्या है। तो पहले नंबर पे देखेंगे, पहले नंबर पे हम लहरों को रखेंगे। किनको रखेंगे? लहरों। और दूसरी गति क्या पाई जाती है? धाराएं। जी हाँ, दूसरी गति क्या पाई जाएगी? धाराएं पाई जाएंगी। और तीसरी गति क्या है? तो प्यारे मित्रों, तीसरी गति की बात करें तो ज्वार भाटा। क्या है? ज्वार भाटा। ये गतिविधियां किसमें पाई जाती है? महासागरों में पाई जाती है। और प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट पर थोड़ा एक नजर डाल लीजिए। अगर हम बात करें कि भारत की वह कौन सी नदी है, नदी की, समुंदर में तो वैसे ही आता ही है, लेकिन अगर नदी कभी आपसे पूछ ले कि वह भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है, तो प्यारे मित्रों, अगर भारत में नदी की बात करें, भारत में नदी की बात करें कि कौन सी ऐसी नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है। और वैसे तो आज का हमारा जो ये टॉपिक्स है धाराओं से संबंधित है, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा समझ लीजिए। भारत में कौन सी नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है? तो याद रखना, भारत की मात्र एक नदी हुगली नदी है। कौन सी नदी है? ये हुगली नदी है। कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। जी हाँ, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में भारत की मात्र एक नदी है जिसमें ज्वार और भाटा आता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि विश्व की वह कौन सी ऐसी नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है, तो प्यारे साथियों, विश्व को भी आप जान लीजिए। अगर विश्व में पूछेगा विश्व में कौन सी नदी है, कौन नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है, तो प्यारे मित्रों, अगर विश्व में आपसे पूछता है तो याद रखना, टेम्स नदी। कौन है? टेम्स नदी है। टेम्स नदी कहाँ है? लंदन, इंग्लैंड में है। और प्यारे मित्रों, यह विश्व की ऐसी नदी है जिसमें ज्वार भाटा आता है। लेकिन अगर भारत पूछेगा तो सीधा हुगली पे टिक करना। किस पर टिक करना है? हुगली पे टिक करना है। और प्यारे मित्रों, आज का जो हमारा ये टॉपिक्स है धाराओं से संबंधित है और आज इन धाराओं में आपको क्या जानना है? एल नीनो क्या है और ला नीनो क्या है। एल नीनो का प्रभाव भारत की वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में आप जानने का प्रयास करिए। और उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सेशन होगा बहुत ही बेहतरीन सेशन होगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि एल नीनो क्या है और उसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर। तो प्यारे मित्रों, अगर एल नीनो की उत्पत्ति की बात करें तो एल नीनो, सबसे पहले ये जानेंगे कि एल नीनो है क्या। तो प्यारे मित्रों, यह एक गर्म जलधारा है। क्या है? यह एक गर्म जलधारा है और इसकी
याद रखना ये कहां पर पाई जाती है, या कहां पे जो है निकलती है और कहां पर बहती है, इसका जो जन्म होता है वह कहां पर होता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे मित्रों, एल नीनो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होती है। आप विश्व के नक्शे पर देखेंगे, क्या आपको ऐसे ऐसे करके मिल जाएगा, और इसमें आप देखेंगे प्यारे मित्रों, विश्व के नक्शे में आप ऐसे देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है, और दक्षिण अमेरिका देखिए यहां से एक रेखा गुजरती है क्या, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुववृत्त रेखा। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका हो गया साउथ, और ये नॉर्थ हो गया। प्यारे साथियों, इसी दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होती है। कहां पर प्रवाहित होती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर प्रवाहित होती है, और यहां से बहती हुई याद रखना आगे जाती है। वो कौन सा ऐसा देश है जहां पर जो है ये सर्वाधिक प्रभाव बताती है अपना, उसके बारे में एल नीनो। तो प्यारे मित्रों, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों, अगर ये आएगा ऑप्शन में तो आपके ऑप्शन में होगा पेरू तट। कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका के जो है पश्चिमी तटों से होती हुई ये पेरू तट इसके लिए फेमस है, जहां पर इसका प्रभाव देखा जाता है सर्वाधिक मात्रा में। अगर पेरू तट नहीं है तो पेरू देश होगा। क्या होगा? पेरू देश। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो प्यारे मित्रों इक्वाडोर होगा। क्या होगा आपके ऑप्शन में? इक्वाडोर होगा प्यारे मित्रों। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर याद रखना जो चलने वाली धारा है उसको क्या बोलेंगे? एल नीनो। एल नीनो क्या है? यह एक गर्म जलधारा है। अगर ये बात करें प्यारे मित्रों कि ये कितने डिग्री पर, तो याद रखना ये दक्षिण यानी 3 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री के मध्य, जी हाँ 3 डिग्री से लेकर 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहती है। किस अक्षांश के मध्य? दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने का कार्य करती है। कौन सी धारा? एल नीनो। एल नीनो। और प्यारे मित्रों इसका बदलाव भी हो जाता है। यही जलधारा कुछ समय के बाद में अपना रूप परिवर्तित कर देती है, अर्थात अपना जो गर्म जल है ये जल गर्म ना निकल करके ठंडा निकलता है, और जब ठंडा निकलने लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ला नीनो। क्या बोलेंगे? यही जलधारा जब ठंडी हो जाएगी तो इसको किसमें परिवर्तन आ जाएगा? इसको बोलेंगे कि ला नीनो जलधारा है। लेकिन जब गर्म से निकलती है तो याद रखना इसको हम ला नीनो बोलेंगे, एल नीनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे कि एल नीनो है। और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों पर यह प्रवाहित होने वाली जलधारा है। और इसका प्रभाव भारत में क्या पड़ेगा उसको जानने का प्रयास करिए। आज एल नीनो को आप जानेंगे कि एल नीनो और ला नीनो क्या है। तो प्यारे मित्रों, आप लोग जानते हैं कि भारत के जो पश्चिमी हिस्सा है, यहां देखिएगा, यहां पर हिंद महासागर है क्या? यहां पे हिंद महासागर है क्या? आप लोग पॉइंट से देखिएगा। यहां पर अरब सागर है क्या? यहां पर अरब सागर है, यहां पे हिंद महासागर है, और इधर क्या है प्यारे मित्रों? इधर बंगाल की खाड़ी है। यहां पर क्या है? यहां पर बंगाल की खाड़ी है, जहां पर पश्चिमी हिस्से में 5 राज्य है और पूर्वी हिस्से में 4 राज्य है, और नीचे आपका कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। तो प्यारे मित्रों, एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या पड़ता है प्रभाव, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों। इस हिंद महासागर से ही वह जलधारा टकराती है। कौन टकराती है? एल नीनो जलधारा जब हिंद महासागर से टकराती है तो प्यारे मित्रों कहा जाता है, जब हिंद महासागर से ये जलधारा टकराती है एल नीनो, तो हिंद महासागर का ये जो पूरा जल है, ये जल क्या हो जाएगा? ये जल पूरा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है?
याद रखना गर्म हो जाता है और उसके ही कारण भारत के अंदर मानसून क्या आता है, उसके बाद भारत में मानसून बनना प्रारंभ हो जाएगा। जब ये गर्म हवाएं हो जाएंगी तो गर्म हवाएं हल्की होंगी कि भारी, तो याद रखना आप सब जानते हैं कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है प्यारे मित्रों। और ये मानसून सीधा किधर, याद रखना ये मानसून सीधा प्रभाव भारत की ओर करती है। और भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर आता है, अगर राज्य पूछेगा तो केरल, नहीं तो 25 मई को अंडमान निकोबार में आता है। ये पॉइंट तो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर केरल में पूछेगा तो पहले ही सप्ताह में मानसून पहुंचता है। कहा जाता है कि ये जलधारा यानी कि एल नीनो जलधारा जब हिंद महासागर से मिलती है तो हिंद महासागर को बुखार आता है। बुखार का मतलब यह है प्यारे मित्रों कि इसके जल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है प्यारे मित्रों तो मानसून की उत्पत्ति होने लगती है। अगर एल नीनो का प्रभाव बहुत अधिक तक रहेगा तो वर्षा होने वाली नहीं है। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि अगर गर्म हवा बहुत दिनों तक चलेगी तो मानसून रुकने वाला नहीं है। जब तक मानसून में आर्द्रता नहीं आती है मानसून रुकने वाला नहीं होता है। इसलिए एल नीनो का प्रभाव ये होता है कि कभी कभी इसका प्रभाव इतना अधिक हो जाता है कि बारिश नहीं होती है, और कभी कभी इसका प्रभाव ऐसा हो जाता है कि यानी कि जितना वर्षा होना चाहिए औसतन से ज्यादा वर्षा हो जाती है, जिसके कारण जो है समुद्री इलाकों के जो आसपास वाले क्षेत्र हैं और भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे अत्यधिक बाढ़ आ जाती है। ये सब एल नीनो का प्रभाव है। और प्यारे मित्रों एल नीनो क्या है, एल नीनो गर्म जलधारा है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आखिर ये गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पॉइंट को आप समझने का प्रयास कीजिए, मेरे साथ आप समझने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बेहतरीन ढंग से आप समझ पाएंगे। इसके बाद आप लोगों को अगले पॉइंट में क्या बताएंगे, कौन कौन सी ऐसी जलधारा है जो गर्म है, उसका नाम क्या है, अगुलहास क्या है, फ्लोरिडा क्या है, लेब्राडोर क्या है, एक एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इसको समझने का प्रयास करें, आखिर गर्म जलधारा की उत्पत्ति कैसी होती है, ठंडी जलधारा की उत्पत्ति कैसी होती है, इसका कारण क्या है, गर्म जलधारा बनने का और ठंडे जलधारा बनने का कारण क्या है। तो प्यारे साथियों जैसा ये मैंने बना दिया है, अपना पृथ्वी का एक ग्लोब खींच दिया है जो कि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी क्या है, चपटी है। तो प्यारे मित्रों पृथ्वी को दो भागों में, बराबर भागों में जो काटने वाली रेखा है इसको क्या बोलेंगे, इसको भूमध्य रेखा बोलेंगे या विषुवत रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा बोलेंगे या विषुवत वृत्त रेखा बोलेंगे। आखिर इस रेखा का क्या प्रभाव है, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। और ऊपर देखेंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री नीचे वाले हिस्से को देखेंगे। इसका मतलब ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वो स्थान है, ये बीच वाला जितना एरिया है, ये जिस जिस देश में जिस जिस समुंदर में पड़ता है, तो याद रखना यहाँ पे गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। किसकी होती है, गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। उसका कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका मतलब ये गर्म क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है प्यारे मित्रों, ये गर्म क्षेत्र है। तो आप ही बताओ जरा दिमाग लगाकर, यहाँ पर जो चलने वाली जो ये समुंदर में धाराएं हैं, अगर ये गर्म हवा लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, जल, ये जल गर्म हो जाएगा ना। और जब गर्म हो जाएगा प्यारे साथियों तो ये जिस तरफ भी जाएगी तो उधर क्या हो जाएगा, उधर गर्म जलधारा। और प्यारे मित्रों ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है, आप सब जानते हैं कि इधर क्या है, आर्कटिक है। क्या है, इधर आर्कटिक है, आर्कटिक महासागर। नीचे क्या है, अंटार्कटिका है। क्या है, अंटार्कटिका है प्यारे मित्रों। इसका मतलब ये भी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो प्यारे साथियों आप मुझे जरा ये बताएं, ये ध्रुवों के पास तो बर्फ है ना, यहाँ पे तो बर्फ जमा हुआ है, यहाँ पे गर्म है। तो प्यारे साथियों
30 डिग्री तक, यहां तक आपको ये पूरा जितनी भी धाराएं यहां पर मिलेंगी ये सभी गर्म मिलेंगी। और प्यारे साथियों यहां से जो चलेगी, इधर से जो आएगी, ये कौन होगी? ऊपर से जो इधर आएगी विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर, वो ठंडी जलधारा होगी। लेकिन जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी वो गर्म जलधारा, क्योंकि यहाँ गर्म है तो ये गर्म जाएगी और उधर ठंडा है तो ठंडा आएगी। और प्यारे साथियों यहां से 2 पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं। यहां से ये जलधारा जहां पर मिलती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जहां पर मिलती है, वहां पर मछलियों के लिए एक भोजन पाया जाता है जिसे प्लैंटन शैवाल, क्या कहते हैं? प्लैंटन शैवाल कहा जाता है। प्लैंटन शैवाल उस स्थान पर पाया जाएगा जहां पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिलती है। यानी कि एक तरफ से गर्म आएगी, एक तरफ से ठंडी आएगी, और जो ये क्षेत्र बन जाएगा यहां पे पाया जाएगा प्लैंटन शैवाल। क्या पाया जाएगा? यह एक प्रकार की घास होती है और जो घास को मछलियां खाने का कार्य करती है। छोटी छोटी मछलियां खाती है, और जब यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां आएंगी तो इन मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आएंगी। तो इसका मतलब कि विश्व में एक कौन सा ऐसा स्थान है जो मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना यहाँ पर आएगा डागर बैंक। कौन आएगा? डागर बैंक और ग्रेट बैंक। ग्रेट बैंक और डागर बैंक ये है कहां पर? तो प्यारे मित्रों ये उत्तरी अटलांटिक सागर में है। कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह स्थान है, ग्रेट बैंक और डागर बैंक, ये मछलियों के लिए। और जापान में यही एक स्थान है प्यारे मित्रों। कहां पर है? जापान में भी एक स्थान है जहां पे गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है, वो मछलियों का केंद्र बिंदु बनता है। एक स्थान जापान में है जहां मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, और एक स्थान उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रेट बैंक और डागर बैंक है, और एक जापान में स्थान है जो मछलियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्यारे मित्रों आई होप कि आप लोग यहां तक मेरी बात को समझ पाए होंगे कि आखिर गर्म जलधारा की उत्पत्ति कहां पर होती है। 30 डिग्री यानी 0 डिग्री से लेकर नॉर्थ में साउथ डिग्री, और 0 डिग्री से लेकर यानी कि साउथ में ये उत्तर में पाया जाएगा, ये दक्षिण में, यानी 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री जो साउथ के बीच का ये जो क्षेत्र है ये गर्म क्षेत्र है, और यहीं पर गर्म जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। प्यारे साथियों इन सारे पॉइंट को आप कॉपी और पेन रखिएगा, नोट करते हुए जाइएगा। अब अगले सेशन में आपको क्या बताने वाला हूं कि आखिर वह कौन कौन सी ऐसी जलधारा है जो गर्म है, कौन सी ऐसी जलधारा है ठंडी है, कौन सी ऐसी जलधारा है प्यारे मित्रों जो दोनों जाकर के मिलती है, जहां पर मछलियों के लिए प्लैंटन शैवाल जो है जहां पर मिलती है वहां पर प्लैंटन शैवाल पाया जाता है जो मछलियों का केंद्र बिंदु होता है। उस पॉइंट को आप भी समझिएगा, और एक एक जलधाराओं के बारे में भी आपको बताया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। प्यारे मित्रों अब अगले वीडियो में फिर से कल मिलेंगे। जितनी भी जलधाराएं हैं वह चाहे प्रशांत महासागर में हो, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हो, या हिंद महासागर में हो, जितनी भी जलधाराएं हैं एक एक जलधाराओं के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने का 100% प्रयास किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और प्यारे साथियों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।